से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। महात्मा गांधी, जिनका जीवन अब तक एक आम इंसान बनकर गुजर रहा था, दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया समय उनके महात्मा बनने के सफर में पहला और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आज हम जानेंगे क्यों आने वाले समय के नस्ल भेद से लड़ने वाले नेता मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की प्रेरणा बने गांधी। इस यात्रा को गुजरात इंटक प्रमुख और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता नैशद देसाई के साथ विस्तार से जानेंगे। तो आइए आज के इस भाग में सुनते हैं मोहनदास को महात्मा बनने के सफर में पहला कदम और सत्याग्रह की शुरुआत। नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी की वो बात देखेंगे कि वो ऐसे कानूनन वो केस दादा अब्दुल्ला के केस का समझौता करवा के बाद में वो भारत आए 1895 में। लेकिन 1896 में अफ्रीका से उनको टेलीग्राम आया, वहाँ के लोगों ने उन्हें वापस बुलाया। वहाँ जब वो डरबन में अफ्रीका गए दोबारा, वो जब 97 में लोगों के बुलाने पर जब गए तो उस वक्त उनका उतना विरोध किया गया, सरकार को इतना दबाव किया गया कि वो जो नाटाल की जो सरकार, उन्होंने उनको जहाज़ से 24 दिन तक उतरने नहीं दिया और 24 दिन उनको जहाज़ में एज अ कैदी की तरह रखा। तो उस वजह से वो जिनका जहाज था दादा अब्दुल्ला, उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी वो 24 दिन वहाँ जेल में रहे। जो अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने जो जिंदगी के 28 साल जेल में रहे, जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया नेल्सन मंडेला जी को, तो उन्होंने कहा मुझे जो प्रेरणा मिली है वो महात्मा गांधी से मिली है। तो महात्मा गांधी को वो अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते थे, जो अफ्रीका के सदी के महान नेता। तो जब वो 24 दिन इस जहाज की जेल में तो रहे, लेकिन बाद में वो नाताल में उतरे, लोगों से उनका काफ़ी मनमुटाव हुआ। उन पर 2 आरोप लगे थे कि ये नाताल में हिंदुओं को बसाना चाहते हैं और हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। लेकिन कुछ बाद में वहाँ के वाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने उन पर हमले भी किए और वहाँ उन पर काफ़ी हमले हुए, लेकिन वो अड़े रहे, क्योंकि अफ्रीका के लोगों ने उनको अपने नेता के तौर पे बुलाया था। वो वहाँ जहाँ रहे, वहाँ रुस्तम जी के घर में रहे, वहाँ भी उन पर वाइट लोगों ने अटैक किया, गोरे लोगों ने। जहाँ जाते थे वहाँ गोरे लोग उन पर हमला करते थे, क्योंकि वो अफ्रीका के काले लोग और एशियन लोग और इंडियन लोग की समानता की वकालत करते थे। उनका वो सत्याग्रह था, तो गोरे लोग को उन पर इतनी नफरत करते थे कि उनको बहुत परेशान, हर पल तंग किया जाता। उसी वक्त उनकी सेवा भावना प्रज्वलित हुई। उन्होंने पब्लिक लाइफ के लिए संदेश दिया कि जो पब्लिक फंड होता है, जो पब्लिक सोसाइटी के लिए होता है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, उस फंड का दुरुपयोग न हो, उनका हिसाब किताब में पारदर्शिता हो और पब्लिक फंड के लिए एक बहुत अच्छी सी प्रावधान और सुविधा रहे। मतलब पब्लिक फंड को एक ट्रस्टी के रूप में, उसका 1 रुपये का भी स्वयं के लिए या किसी व्यक्तिगत तौर पे दुरुपयोग न हो, ये संदेश उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो टाइम पे लेप्रेसी, रक्तपीत हम जिसे कहते हैं, वो वहाँ कुछ काफ़ी वहाँ के लोगों में उन्होंने देखा। तो उन्होंने इनके लिए मतलब बहुत बुरी तरह व्यवहार होता था ऐसे दर्दियों को, लेप्रेसी के दर्दियों को। तो उन्होंने लेप्रेसी की सेवा के लिए एक आश्रम प्रस्थापित किया और उन्होंने लेप्रेसी की सेवा का काम किया, और वो मानवता का सबसे बड़ा संदेश उनका वही शुरू हुआ। आज युवा लोग बिना समझे, बिना सोचे, बिना पढ़े गांधी को गाली देने का एक फैशन बना दिया है। तो वही गांधी ने पब्लिक बॉडी और रक्तपीत जैसे रोगियों के लिए
जो उन्होंने काम किया, बलिदान दिया, ये हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये नहीं किया। तो ये मानवता का संदेश। और इस काम में उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा से भी काफ़ी बहस हुई, क्योंकि वो अपने टॉयलेट, हम जिसे कहते हैं, उस समय में उसे पायखाना कहा जाता था, तो वो खुद सफाई करते थे। तो कस्तूरबा को वो थोड़ा सा विचित्र लग रहा था। तो कस्तूरबा से भी उनकी और रक्तपीत की जो सेवा करना, वो भी कस्तूरबा को थोड़ा असहनीय लगा। लेकिन उनसे कस्तूरबा से थोड़े मतभेद हुए, लेकिन बाद में समझौता हो गया और कस्तूरबा भी उनके काम में जुड़ गए। और 1901 में वो वापस साउथ अफ्रीका छोड़ के भारत आए। तो अफ्रीका के लोगों ने उनका इतना बड़ा पब्लिक सम्मान किया, जाहिर सम्मान किया, उनको इतनी भेंट दी कि वो पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। 1901 में भारत आए, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गए, लेकिन बाद में अफ्रीका के लोगों ने आग्रह किया। 1902 में तीसरी बार अफ्रीका गए, पूरे 10 साल 11 साल वहां रहे। ये उनका संघर्ष अजोड़ और अकल्पनीय रहा। उन्होंने रस्किन जी की किताब अनटू द लास्ट पढ़ी और वो इनसे रस्किन जी की अनटू द लास्ट किताब से इतने प्रभावित रहे कि पूरी जिंदगी उन्होंने उसकी सराहना की और उन्होंने उस किताब के आदेशों को, रस्किन जी के सिद्धांतों को अपने खुद के जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया। और रस्किन जी की किताब ने उनको सर्वोदय की ओर, सर्वोदय के सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ने के लिए उनको बड़ा आह्वान मिला और उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत प्रस्थापित किए और सर्वोदय के सिद्धांत पर चलने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। सर्वोदय का मतलब सर्व का उदय, मतलब इस दुनिया में हर इंसान को समान तक मिले और समानता के तौर पे हर इंसान का उदय हो। तो सर्वोदय वो गांधी का एक आदेश रहा। और भेदभाव और मानवीय अधिकारों की इस लड़ाई में उनको पहली बार अफ्रीका में सरकार ने, अदालत ने उनको जेल में डाल दिया। 1908 में उनको बड़ी जेल हुई और उनकी लड़ाई थी सरकार के खिलाफ, सरकार के आदेशों के खिलाफ जो पूर्ण रूप से भेदभाव से भरे थे। तो वो उनका सत्याग्रह और आंदोलन सरकार के खिलाफ पूरे अफ्रीका के लिए शुरू हो गया था। वो कम से कम 250 दिन लगातार बार बार अफ्रीका की जेलों में रहे और अफ्रीका की सरकार के खिलाफ उनके एक के बाद एक आंदोलन और सत्याग्रह चलते रहे। 1906 में ब्लैक एक्ट पर उन्होंने आंदोलन किया। ब्लैक एक्ट को एशियाई पंजीकरण कानून कहा गया था, यानी एशियाई लोगों और यूरोपियन लोगों के बीच में रूप से भेदभाव का कानून। तो उस कानून के खिलाफ उन्होंने सविनय कानून भंग की शुरुआत और वो आंदोलन उन्होंने किया। और दक्षिण अफ्रीका में एशियनों को परवाना लेना पड़ता था, तो उन्होंने परवाना की पब्लिकली होली जलवाई और वो परवाना के खिलाफ उन्होंने आंदोलन, तो वो आंदोलन उनका सफल रहा, जिसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। अगले एपिसोड में उन्होंने जो फार्म, टॉल्स्टॉय और आश्रम बनाए उनकी हम बात करेंगे और उनकी जो अंतिम लड़ाई अफ्रीका में रही वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।